आखिरकार प्लानिंग हो गई पूरी और हम 5 जने निकल लिए कश्मीर और लद्दाख घूमने के लिए। रास्ते का जो आनंद है वो तो पूछिए मत। सबसे पहले हम पहुँचे माता वैष्णो देवी के दरबार जाने वाले टनल से। वो टनल में एंटर करते ही एक अलग सा अद्भुत सा जोश हम लोगों में पैदा हो चुका था और पूरे रास्ते को हम लोग अपने दिमाग में सोच रहे थे कि अब कैसा रहेगा अब आगे का सफ़र। इतना सोच ही रहे थे कि देखते देखते हम पहुंच चुके थे आईआईटी जम्मू, जो देखने में एक बहुत ही प्यारा इंस्टीट्यूट अपने आप में दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही हम इसको पार करके हम एंटर होने वाले थे अपने सेकंड टनल में। इंजीनियरिंग भी क्या अद्भुत है, कैसे ये टनल बनाया जाता होगा। मैं तो सोच के ही आश्चर्यचकित था कि ये पॉसिबल कैसे है। बट रास्ते का आनंद ऐसा था कि पूछिए मत। जहाँ देखो वहाँ ग्रीनरी। हम ये सोच रहे थे कि अभी ये जम्मू का हाल है, जब हम कश्मीर में एंटर होंगे तो वहाँ का हाल क्या होगा। हम सोच भी नहीं सकते थे कि रियल में ऐसा होगा हमारा कश्मीर, जो आज तक हम टीवी में देखते थे, लोगों से सुनते थे कि कश्मीर एक जन्नत है। लेकिन अब कुछ समय बाद हम इस जन्नत के स्वयं दर्शन करने लगे थे और जैसे जैसे हम कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे हमें दोनों तरफ की वादियों से ये महसूस हो रहा था कि हम रियल में किसी स्वर्ग में एंटर होने जा रहे हैं। इतने में हमने देखा पहाड़ों से बहता हुआ पानी, ये जिंदा झरना जो हमारे सुकून को बिल्कुल सुकून दे रहा था। रास्ते का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। फाइनली हम कश्मीर में पहले पॉइंट पटनी टॉप पहुंच चुके थे और यहाँ हमने प्लानिंग करा पहले दिन स्टे करने का। यहाँ का कैंप का जो मज़ा था वो हमें रियल में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हमने अपना बोरिया बिस्तरा, सारा सामान खाने का एक एक करके ऊपर चढ़ाया। गाड़ी हमारी ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए वो हमारी रोड पे खड़ी थी। अब अंधेरा ना हो इससे पहले हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाने में हमने बनाया वेज बिरयानी। वेज बिरयानी तो बहुत बार खाई है और अच्छी खाई है, लेकिन वहाँ की वेज बिरयानी जैसी पता नहीं दोबारा नसीब में मिलेगी या नहीं मिलेगी। कि कुछ लोग कैंप लगा रहे थे तो मैं खाना बनाना बैठ गया। खाना बनाने का मेन मकसद ये था कि अंधेरा ना हो जाए और टाइम से हम लोगों ने खाना भी बना लिया और कैंप भी अपना सेट कर लिया था। अब एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम उस समय का आनंद ले रहे थे और सब के फ़ोन स्विच ऑफ थे क्योंकि किसी के फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। खाली हम और वहाँ की वादियाँ बस, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। खाने का पूरा सामान हमारे पास था जिससे हमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं होती क्योंकि जितना है उतने में बहुत है और जितना होगा वो भी कम रहेगा। जी ली है ज़िंदगी बहुत और समय भागता जा रहा है तेज़ी से। समय निकाल कर आए थे मिलने जुलने वादियों से, न जाने कब मिलेगा दोबारा समय मिलने का इन वादियों से। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हमारा समय तेज़ी से बीत रहा था और हम हर समय को अपने आप में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। यूं ही हंसी मजाक करते हुए दिन धीरे धीरे ढलता जा रहा था। हमें पता चल रहा था कि कुछ घंटे ही हमारे पास जीने के लिए। अब हम रात का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद हम उठे सुबह 7 बजे का नज़ारा इतना प्यारा कि लग रहा था मानो सुबह के 5 बज रहे हो। चारों तरफ ओस और घासों में पड़ा पानी हमको बुला रहा था, लेकिन ठंड इतनी थी
कि निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन करे क्या, हमको यहाँ से निकलना भी था। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे उठे और अपनी पैकिंग हम लोगों ने चालू करी, क्योंकि अब समय आ गया था पटनी टॉप को अलविदा कहने का। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो था, क्योंकि अभी बाकी कश्मीर बाकी था। अब हमारा अगला पड़ाव था कश्मीर का दिल कहे जाने वाले गुलमर्ग का। अभी हम गुलमर्ग की तरफ सफ़र कर ही रहे थे कि इस सुंदर घाटी ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, बादल और उनके बीच ये माचिस की डिबिया जैसा घर, शायद ही ऐसा दृश्य दोबारा मिले। अभी कुछ दूर चले ही थे कि हमारी गाड़ी दोबारा रोकी जा चुकी थी। इस बार हमारी गाड़ी आर्मी के जवानों ने रोकी थी, क्योंकि हमारे बगल से अमरनाथ यात्रा निकल रही थी और ये अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा देखकर तो मैं भौचक्का रह गया। हर 10 कदम पर पुलिस के जवान और उनका दस्ता था। सिक्योरिटी ऐसी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और होनी भी चाहिए, आखिर हमारे देश की इज्जत की बात है। आखिरकार 50 रुपये की पर्ची कटवा के हम गुलमार्ग में एंट्री कर चुके थे, और गुलमार्ग भी देखने में ऐसा लग रहा था जानो क्या है। ये ऊंचे ऊंचे रोड जो और ऊंचे होते जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि हम कितना ऊंचा जाएंगे। दोनों तरफ पहाड़े इतने ऊंचे और उनमें दूर से सफ़ेद सफ़ेद फूल दिख रहे थे। बट ये तो अभी स्टार्टिंग थी, आगे का सफ़र तो पूरा बाकी था। हम भी धीरे धीरे सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, कैसा होगा ये गुलमार्ग। बस यही सब दिमागों में चल रहा था, लेकिन बीच बीच में वादियों का नज़ारा हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, और हम वहाँ के पहाड़ी लोगों को देखकर और भी आश्चर्यचकित थे कि ये लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते होंगे, लेकिन जैसे भी करते हो बहुत अच्छे जीते होंगे।
चलते चलते हमें महसूस हुआ कि हमारा पेट भी हमसे कुछ कह रहा है कि उसे भूख लगी है। हाँ, भूख तो लगी थी, लेकिन वादिया भी कहाँ कम। वादिया तो ये कह रही थी कि आप पहले गुलमार्ग पहुँचो। अब धीरे धीरे ये सफ़ेद फूल और भी घने होते जा रहे थे और ये चीड़ के लंबे लंबे पेड़, लग रहा था इस पे बर्फ़ गिरेगी तो ये कैसा दिखता होगा। हमने जो देखा है अति सुंदर देखा है, फिल्मों में देखा है, बट अभी बर्फ़ नहीं पड़ रही थी तो उसका आनंद हम नहीं ले पाए। अब धीरे धीरे वो सफ़ेद फूल चादरों में बदल रहा था। फूल पूरी घाटी में चादर की तरह फैला हुआ था और ये देखते हुए हमारी भूख भाग रही थी। लेकिन सबसे पहले हम गुलमार्ग पहुंच चुके थे और गुलमार्ग पहुंचते हुए हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले बनाई मैगी। भूख इतनी तेज़ लगी थी कि कोई रिकॉर्डिंग और कुछ भी ध्यान नहीं रहा। हमने सबसे पहले बनाई अपने खाने के लिए मैगी और मैगी सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और हमारे कैमरामैन साहब अपनी रिकॉर्डिंग में लगे हुए थे। और गुलमार्ग ऐसा लग रहा था जैसे जिसने भी कहा है थोड़ा कहा है, इसके आगे तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये दूर दूर पहाड़, पहाड़ से निकलता हुआ धुआं, बादल, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वादियाँ हमको अपने तरफ बुला रही थी और धीरे धीरे दिन ढल रहा था। ढलते दिन के साथ वादियाँ और भी खूबसूरत होती जा रही थी। रात के ख़त्म होने के साथ हो चुकी थी सुबह और सुबह का नज़ारा तो शाम से भी अद्भुत था। और फिर हमने सुबह बनाया ब्रेड टोस्ट और ब्रेड टोस्ट के साथ चाय, और इन वादियों का तो मज़ा ही अलग था। इस बार ब्रेड टोस्ट बनाया हमारे कैमरामैन ने क्योंकि मैं सो रहा था। नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके थे घुड़सवारी करने के लिए। हमने यहाँ प्रति व्यक्ति 500 रुपये में 4 घोड़े किए और घोड़े वाले भैया हमें ले चले पूरे गुलमार्ग की यात्रा पे घोड़े के साथ। मुझे बहुत डर लगता है घोड़ों से, पर इन तीनों ने ज़बरदस्ती मुझे घोड़े पे बैठाया। और इसी आनंद के साथ हम धीरे धीरे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अगले डेस्टिनेशन को याद करते हुए हमारा हृदय भारी होता जा रहा था। उसका भी एक परफेक्ट रीज़न था, क्योंकि हमारा अगला डेस्टिनेशन था कारगिल। कारगिल के बारे में सोचकर हमारा मन भारी होता जा रहा था। फाइनली हम पहुंचने वाले थे कारगिल। कारगिल पहुंचते ही हमारा सर ऑटोमेटिकली उन जवानों के लिए झुकता जा रहा था जिन्होंने अपने सांसों का बलिदान दे दिया हमारे सांसों को बचाने के लिए। चारों तरफ उनके स्मारक बने हुए थे। हमें भी लग रहा था कि काश हम भी उनके लिए कुछ कर सके, लेकिन हमारी कोई औकात ही नहीं जो हम उनके लिए कुछ कर सके। उन माताओं पिताओं का सीना कितना चौड़ा होता होगा जब वो अपने बच्चों को याद करते होंगे कि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी का बलिदान दे दिया। माता पिता तो उनके एक नहीं है, पूरा देश उनका माता पिता है और पूरे देश के सपूत है। हम जैसे लोग उनके बारे में कुछ भी कहने के लायक नहीं हैं।
अब हम निकल चुके थे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था लेह। उन वीर जवानों को सलाम करने के बाद हमारे दिमाग में लेह चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें महसूस हो रहा था कि पहाड़ मर रहे हैं। इन मरते पहाड़ों के बीच धीरे धीरे रुकते हुए, स्टे लेते हुए हम लेह की तरफ बढ़ रहे थे, मानो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम हो रहा हो और एडवेंचर भी कम होता जा रहा था और थकावट बढ़ती जा रही थी। जैसे तैसे हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जो कश्मीर का एडवेंचर था हमें ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और निराशा की तरफ ये ज़िंदगी बढ़ रही है। जैसे तैसे हम लोग ले पहुंचने वाले थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे ले पहुंचते हुए हम सब बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे और भूख भी लग रही थी, तो हमने सबसे पहले रूम ढूंढना चालू किया और भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों को जल्द ही रूम मिल गया। रूम लेते ही हम लोगों ने सबसे पहले डिनर किया और डिनर करने के बाद हम लोग मॉल रोड घूमने निकल गए और लेह सिटी भी अपने आप में अपने आप को उजागर कर रही थी। और अब हमारा समय अगले दिन लेह को छोड़ने का हो चुका था। अब हमने अपना सारा सामान पैक किया और हम धीरे धीरे लद्दाख की तरफ बढ़ने लगे। लद्दाख जाते समय हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या दोबारा जिंदा पहाड़ देखने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा था। बट तभी अचानक हमें बीच में पैराग्लाइडिंग वाले भैया मिले और हम सब ने पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग करते हुए हमें बहुत मज़ा आया और ये एक अपने आप में खतरों का खिलाड़ी वाला काम है। इन्होंने हमसे हमारे इंश्योरेंस पेपर या 2 जगह साइन करवाए, उसमें इंश्योरेंस और कुछ क्लेम जैसा कुछ था, लेकिन जो ये मज़ा है वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और डर भी ऐसा लग रहा था कि नेक्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग हम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मन को संभालते हुए और मन को हिम्मत देते हुए आखिरकार हमने पैराग्लाइडिंग कर लिया।
धीरे धीरे हम लद्दाख में पैंगोंग लेक के लिए आगे बढ़ रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लग रहा था कि मानो हम कितना थकते जा रहे हैं। चल तो गाड़ी रही थी लेकिन थक हम रहे थे। ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता जा रहा था और एहसास हो रहा था कि मानो कश्मीर से हम वापस चले गए होते। लेकिन लद्दाख में जुलाई में जमी हुई बर्फ़ देख के हमें सुकून मिल रहा था कि जुलाई में भी यहाँ पे चारों तरफ जमी हुई रोड के साइड और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ दिख रही थी। चलो कुछ तो था जो मन को ठंडा करने लायक था, वरना ये नेचर और ये सूखी हवाएं तो हमारी जान ले लेती। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे बट कोई फुर्ती नहीं थी। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हमें शायद लद्दाख नहीं आना चाहिए था। रोते हंसते और गुनगुनाते हुए हम पहुंच चुके थे पैंगोंग लेक, जो अपने आप में ही सुंदर तो दिख रहा था, लेकिन वहां चलती हुई तेज़ हवाएं सर में दर्द कर रही थी और हवा ऐसी चल रही थी कि मानो हमारे कैंप को उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं थे। हम लोगों ने अपने टेंट को थोड़ा कस के बांधा और उसको क्लैंप से टाइट। ज़्यादा समय ना बिताते हुए एक रात के बाद हम निकल चुके थे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था हमारा अटल टनल और लंबा चौड़ा फैला हुआ ये पैंगोंग लेक। ऐसा लग रहा था मानो ख़त्म होने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब हम पहुंच चुके थे अटल टनल। अटल टनल पहुंच के हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था और टनल मानो हमें अपने तरफ बुला रहा था और हम धीरे धीरे टनल की तरफ चल दिए। अब हम अटल टनल से बाहर निकलने वाले थे और बाहर निकलते ही हमें बहुत तेज़ बारिश मिलनी शुरू हो गई और बारिश को देखकर हम डरने लगे, क्योंकि गाड़ी हमारी 10 से ऊपर नहीं चल रही थी और हम सब ने मिलकर फैसला किया कि हम मनाली में नहीं रुकेंगे, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ता जा रहा था। तो गाइज़, मिलते हैं हम अगले पार्ट में।